हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे। आज हम लोग क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रूरल एरियाज की डेवलपमेंट, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। इस रूरल एरियाज की डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है बच्चे कि आप लोगों की डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी चीज को प्रोसेस बोल रहा हूँ दैट मीन्स उसके सिक्वेंशियल स्टेप्स होंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सर, रूरल डेवलपमेंट है क्या? ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। आई थिंक कि आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, सबसे पहले हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर किसी भी रूरल एरिया को डेवलप करना है तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड सर, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि रूरल एरियाज के अंदर लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कुणाल सर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में। आओ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन आती है रूरल एरियाज की। तो रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंदर सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। किस चीज का प्रोसेस है? सर, ऑफ इम्प्रूविंग life of economic and social condition of people living in rural areas. Today, rural development still remains the core overall development of the country. अगर आप लोग इंडिया के रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंडिया के अंदर मोर देन 60% पीपल आज भी रिसाइड करते हैं रूरल एरियाज में। तो अगर कल को आप इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो याद रखना, इंडिया की डेवलपमेंट स्टार्ट ही कहां से होती है? रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ स्टूडेंट्स। सर, आपने जैसे बताया कि ये एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 1, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आओ। आप लोगों ने पहले भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर चैप्टर पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव, आफ्टर द ईव। उसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स आए थे आफ्टर द ईव के अंदर, जैसे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, लैंड सीलिंग। तो लैंड से रिलेटेड जब रिफॉर्म्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली रूरल एरियाज डेवलप होंगे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एवरी नेशन, ह्यूमन रिसोर्स। अगर रूरल एरियाज का ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव होगा बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ, तो ऑटोमेटिकली रूरल एरियाज डेवलप होंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन। जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, कुणाल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट एज अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो किसी भी रूरल एरिया के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो ऑटोमेटिकली रूरल एरियाज भी डेवलप हो जाते हैं। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बोला जाता है। तो किसी भी एरियाज के अंदर अगर ये रिसोर्सेज और इंप्रूव और एफिशिएंट होंगे, तो ऑटोमेटिकली रूरल एरिया डेवलप होगा। तो याद रखना, चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो प्रोसेस पूछते हैं कि क्या प्रोसेस है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट का। ये मेरे सामने 5 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है मेरे पास रूरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड स्टेप है मेरे पास लैंड रिफॉर्म। थर्ड स्टेप है मेरे पास एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। फोर्थ स्टेप है मेरे पास डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो ये 5 स्टेप जरूर बताना रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, वैसे तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है बच्चे, बट इस चैप्टर के अंदर हम लोग 2 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली प्रॉब्लम का नाम है रूरल क्रेडिट, और सेकंड प्रॉब्लम का नाम आता है मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो आओ पहले पहली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज तक क्या स्टेप्स लिए गए वो डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है बच्चों रूरल क्रेडिट। फार्मर्स आर ऑलवेज इन अ ग्रेट नीड फॉर द क्रेडिट बिकॉज देर इज अ टाइम गैप बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ इनकम। क्रॉप सोइंग और हार्वेस्टिंग में ज्यादा गैप होने की वजह से फार्मर्स आर ऑलवेज इन अ ग्रेट नीड ऑफ फाइनेंस। उसी को बोलते हैं बच्चे रूरल क्रेडिट। Growth of rural economy generally depends upon the funds required to development of agriculture and non-agriculture activity. तो funds required कह रहे हैं रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। पैसा किस लिए चाहिए होता है? पैसा सीड्स के लिए चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। सो पहली प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट, कुणाल सर। अब कुणाल सर, फार्मर्स के पास ये क्रेडिट आएगा कहां से? जिसको बोलते हैं सोर्सेस। So there are 2 sources of rural credit, that is institutional and non-institutional. Non-institutional sources बच्चों वो sources हो गए जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है क्रेडिट देने की फार्मर्स को। और 1969 में जब से हमारी कंट्री के अंदर बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए, तब से हमारी कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशनल सोर्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब
For providing rural credit to the farmers, there are two types of sources, that is institutional and non-institutional sources. सबसे पहले मेरे पास आते हैं बच्चों नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, और सेकंड है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आपके पास है मनी लेंडर्स, traders and commission agents, relatives and landlords. They usually charge a high rate of interest from the farmers. They manipulate the interest of the farmer. और सबसे पुराने बच्चे हमारी कंट्री के अंदर ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ही हैं जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मनी लेंडर्स जो हाई रेट ऑफ लगान रेंट चार्ज करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स पहले से ही फार्मर को बोलते थे कि क्रॉप्स प्रोड्यूस होने से पहले क्रॉप्स को ही मोर्टगेज कर देते थे, और क्रॉप्स प्रोड्यूस होने के बाद डिस्काउंट रेट पे ट्रेडर्स को बेचते थे। रिलेटिव्स ऑलमोस्ट फ्री में देते थे पैसा, और बिग लैंडलॉर्ड्स तो लैंडलॉर्ड्स के लैंड के बदले में ही पैसा दिया करते थे। सबसे पहले आप लोगों के पास आ गया बच्चे मनी लेंडर्स। They are the persons whose business is lending money to farmers and charge high rate of interest. They also manipulate the accounts without their knowledge. Due to the lack of knowledge, farmers are bound to take loan. काफी चीजों में आपने सुना हुआ है। Relatives borrow from the relatives and return the money after harvest without any interest. Mostly. सबके रिलेटिव्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मोस्टली रिलेटिव्स विदाउट इंटरेस्ट पर फार्मर्स को पैसा दे देते थे। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, that when the credit is given by the government approved agency, then such source of credit is known as institutional source. So आप लोगों को सीधा इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दिया। इसमें ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स कौन होते थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कमीशन एजेंट ट्रेडर्स पहले से ही फार्मर को बोलते हैं कि इस टाइप की क्रॉप्स प्रोड्यूस करो, और क्रॉप्स को ही ना स्टूडेंट्स, क्रॉप्स को ही मोर्टगेज करवा देते थे। मतलब क्रॉप जो भी प्रोड्यूस नहीं हुई वो पहले से गिरवी है, और जब वो प्रोड्यूस हो जाएंगी तो इन ट्रेडर्स को ही वो सेल आउट करेंगे, वो भी एट अ डिस्काउंट रेट। तो ये मेरे पास से ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। अब आगे मेरे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से होते हैं सर? ये अप्रूव्ड एजेंसीज के थ्रू होते हैं। जैसे कि मेरे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स के नाम क्या है बच्चों? फर्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सेकंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, थर्ड है कमर्शियल बैंक, आरआरबी, गवर्नमेंट, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस सोसाइटीज भी बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस आ जाता है। तो याद रखना, रूरल एरियाज को रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए दो तरह के सोर्स हैं, एक मेरे पास इंस्टीट्यूशनल और एक मेरे पास है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि सहारा क्रेडिट सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, नवजीवन। ये कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये कोऑपरेटिव्स मिलकर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। The cheapest and the best source of rural credit in India is definitely the cooperative finance. Next आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। जिन फार्मर्स के पास लैंड हुआ करती थी, उस लैंड को मोर्टगेज करवाकर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन दिया जाता था फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर एडवांसिंग long term loans for 15 to 20 years to the farmers against the mortgage of their lands for its permanent improvement, purchasing agriculture implements and for repaying old debts. थर्ड मेरे पास आया था बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? जितने भी विमेंस, मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस ओपन करती है रूरल एरियाज में। जिन विमेंस के पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स को अवेल करने की फैसिलिटी नहीं होती, मतलब लैंड नहीं है उनके पास कुछ मोर्टगेज करने के लिए, तो बैंक पैसा क्यों देगा? पढ़े लिखे भी नहीं है तो बैंक पैसा क्यों देगा? कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो बैंक पैसा क्यों देगा? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना खुद एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। कहते हैं अपनी मदद करोगे तो गवर्नमेंट फिर आपकी मदद करेगी। तो ये लोग ना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, और हर एक को ना एनकरेज किया जाता है कि थोड़ा सा अमाउंट सेव करो, छोटा अमाउंट सेव करो, एंड देन दैट पूल्ड मनी इज गिवन टू अ नीडी मेंबर एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने 2 साल तक ऐसा कर लिया तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट आपको लोन दे देगी। तो दोबारा से आपको बता रहा हूँ, अपनी मदद खुद करो, गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी उसके बाद। तो क्या बोल रहे हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल, मैंने बोल दिया फॉर्मल नहीं है, पहले आप लोग खुद बनाते हैं। इनफॉर्मल एसोसिएशन who choose to come together, जो मिले आपस में, to find the ways to improve their living condition. Here people are helping each other. Self help group promote thrift, छोटे छोटे पार्ट में proportion में minimum contribution करना होता है each member, and then from pooled money credit is given to a needy member, वो भी at a reasonable rate of interest, which is to be repaid in a small installments. Self help group have also helped in the empowerment of women. However, borrowings are mainly for the consumption purpose, not for the investment purpose. Women's involved है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें।
तो कुणाल सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया मेरे पास, एक रह गया बच्चा नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाबार्ड एक हमारे पास हर एक बैंक के फादर माने जाते हैं। मतलब कि नाबार्ड फार्म एक्टिविटी और नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी लोन देता है। जितने भी आपने भी मेरे साथ ऊपर पढ़े हैं, कोऑपरेटिव्स पढ़े हैं, गवर्नमेंट पढ़ा है, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा है, आप लोगों ने लैंड डेवलपमेंट बैंक पढ़ा है, गवर्नमेंट है, इन सबको भी फाइनेंशियल सपोर्ट नाबार्ड देता है। तो नाबार्ड को बोलते हैं स्टूडेंट्स एपेक्स इंस्टीट्यूट। एपेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करवाता है क्रेडिट टू फार्मर्स, टू फार्म एक्टिविटी एंड टू नॉन फार्म एक्टिविटी। तो सर, इतने सारी चीजें आपने बता दी सर। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मेरे पास कुणाल सर थे, उसको ठीक करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स आए। इंस्टीट्यूशनल सोर्स आपने इतने सारे बता दिए, क्या फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी सर? नहीं बच्चों, अभी भी फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम, इनसफिशिएंसी ऑफ रूरल क्रेडिट। इतना क्रेडिट अभी भी अवेलेबल नहीं था, इतने सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स होने के बाद भी लोन लेने वाले लोग ज्यादा थे और लोन देने के लिए पैसा कम था। सेकंड, इनएडिक्वेट सैंक्शन ऑफ लोन्स। चाहिए लोन 10 लाख रुपए, सैंक्शन हो रहा है 5,000 रुपए, 50,000। वो मना तो नहीं करेगा, फार्मर ले तो लेगा, बट उसका कोई यूज नहीं है। थर्ड, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्कोर्स बच्चे। ड्यू टू द हेवी डिमांड फॉर क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट। और कहीं कहीं जगह तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अवेलेबल भी नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है लेसर अटेंशन टू द पुअर फार्मर्स। भैया, आप लोन लेने जा रहे हैं, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों से मोर्टगेज लेंगी। तो किसी के पास वो चीजें होती नहीं थी। तो क्या कह रहे हैं, अब पुअर फार्मर के पास वो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है पुअर फार्मर के लिए इंस्टीट्यूशन सोर्स है ही नहीं। फिर कह रहे हैं रूरल क्रेडिट एजेंसीज एंड देयर स्कीम्स हैव फेल्ड टू मीट द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड, वेल टू डू फार्मर, जो अच्छे पैसे थे, जिनके पैसा हुआ करता, उन्हीं को लोन मिलता था। तो क्या फायदा हुआ यार? और लास्ट आता है ग्रोइंग ओवरड्यूज, पैसे वापस ही नहीं करते थे फार्मर्स। The problem of overdues in agriculture credit continues to be a major concern. The recovery of agriculture advance by various institutions is not satisfactory. तो स्टूडेंट्स, यार लोन तो मिल गया, मतलब कि मैंने आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल तो बहुत सारे बता दिए। आपको मैंने लैंड डेवलपमेंट बैंक बताया, आपको मैंने गवर्नमेंट बताया, आपको मैंने कॉपरेटिव्स बताए, आपको मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया, आपको मैंने नाबार्ड बताया, आपको मैंने रीजनल रूरल बैंक बताया। इतने सारे बैंक्स आ गए ना बच्चों, तब भी फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करो बैंकिंग सिस्टम को। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आता ही आता है, क्रिटिसाइज करो बैंकिंग सिस्टम को। तो क्रिटिसाइज जब करेंगे कि इतने सारे होने के बाद भी कुछ नेगेटिव बताओ, तो पहली प्रॉब्लम प्लीज बता देना, इनसफिशिएंसी ऑफ रूरल क्रेडिट। सेकंड, इनएडिक्वेट सैंक्शन ऑफ लोन्स। थर्ड, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। फोर्थ, लेसर अटेंशन टू द पुअर फार्मर। एंड फिफ्थ, ग्रोइंग ओवरड्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने में मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और पहली प्रॉब्लम थी मेरे पास रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मैंने आप लोगों को समझाया दैट देयर आर टू सोर्सेज, दैट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स समझाए, फिर उसको नेगेटिव बताया, फिर इंस्टीट्यूशनल समझाए, और इंस्टीट्यूशनल भी सफिशिएंट नहीं थे, उसको क्रिटिसाइज किया। अब मेरे पास रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए सेकंड प्रॉब्लम आ गई, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, एनी एक्टिविटी विच इज डन टू एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सॉर्टिंग, असॉर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, सारी एक्टिविटीज which is related to buying and selling of agriculture product are considered a system is known as agriculture marketing system. So the agriculture market system refers to a system through which agriculture products reach our tables. It is a process that involves, देखो मैंने आपको क्या बताया था ना, कितने सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodity. तो सर ये तो ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं बच्चे? मुझे तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पहली प्रॉब्लम, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। अभी भी इस एक्सचेंज मैकेनिज्म के अंदर बिग ट्रेडर्स बीच में इन्वॉल्व हैं, जो स्मॉल फार्मर्स, पुअर फार्मर्स को मैनिपुलेट करते हैं। प्रायर टू द इंडिपेंडेंस, फार्मर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग, वेट गलत लिया, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स गलत करे, एंड सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर्स। सेकंड प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। बेचारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि उनका प्रोडक्ट का प्राइस आखिर मार्केट में है क्या, उनको कम प्राइस बोलकर उनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं। एंड थर्ड, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो ये तीन प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं बच्चे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में।
मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। फार्मर्स को जबरदस्ती अपने गुड को जल्दी से बेचना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारे पेरिशेबल होते हैं। तो फार्मर्स को अपने गुड को जल्दी से बेचना पड़ता है, वो भी कम प्राइस पर, क्योंकि उनके पास कोई वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो सर इन तीन प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करने के लिए हमने कुछ मेजर्स लिए। मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए सर। पहला मेजर रेगुलेटेड मार्केट। सर रूल्स एंड रेगुलेशन वाली मार्केट लेकर आए, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। फार्मर्स को पता हो कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में आखिर कितना है, ऑलरेडी सारे प्राइस मेंशन हो। डिफरेंशियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, सर एमएसपी लेकर आए, पीडीएस सिस्टम लेकर आए, और मेंटेनिंग बफर स्टॉक। एमएसपी, पीडीएस, मेंटेनिंग बफर स्टॉक। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे थे नहीं है, तो बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एक्सचेंज मैकेनिज्म में जो जो इंफ्रा की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट ने वो इंफ्रा डेवलप किया। एंड फोर्थ, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया। फार्मर्स को बोला गया सारे अलग अलग जाकर मत बेचो, कंपटीशन क्रिएट होता है आप लोगों के बीच में, आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना के फिर आप इकट्ठे करके अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को बेचना। आपके बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी, पुअर नहीं रहेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हुआ बच्चे मिल्क कॉपरेटिव्स का, जो गुजरात में था। इसका एग्जांपल है ऑपरेशन फ्लड। एनडीडीबी ने ये लॉन्च किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके प्रोफेसर थे, मतलब जिन्होंने ओरिजिनेट किया था। सारा जितने में मिल्क प्रोड्यूस होता था वो इकट्ठे करके अर्बन एरियाज में स्टिल आउट किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड ग्रिड क्रिएट हुई इंडिया में मिल्क की। तो मिल्क कॉपरेटिव जैसे था, तो यहाँ पर कह रहे हैं एग्रीकल्चर में भी आप पूरा कोऑपरेटिव फार्मिंग करो जी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग करो, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। पहले मैंने आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन बताई, फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स थी वो तीन प्रॉब्लम्स बताई, और तीन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मैंने आप लोगों को ये चार इंस्ट्रूमेंट्स बताए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया रेगुलेटेड मार्केट, कि एक ऑर्डरली कंडीशन, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन लेकर आओ। इन इन रेगुलेटेड मार्केट, सेल परचेज ऑफ प्रोड्यूस इज चेक्ड, सब चेक हो बाय द कमिटी कंसिस्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड मैंने आप लोगों को बोला ऐसे होता था। सेकंड मैंने आपको बोला इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गवर्नमेंट ने। इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, as the current existing facilities such as roads, railways, warehouses, processing units are not sufficient to meet the growing demand। तो गवर्नमेंट ने ये सारे फैसिलिटीज को इंप्रूव किया। थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। मैंने आप लोगों को ऑपरेशन फ्लड का एग्जांपल दिया था। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रियलाइजिंग द फेयर प्राइस। बोला गया फार्मर एज ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी बार्गेन वेल, आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप मिलकर बेचोगे, फॉर बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस थ्रू द कलेक्टिव सेल। आ गया समझ? कलेक्टिव सेल। मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन ट्रांसफरिंग द social and economic conditions of Gujarat and other parts of the country। तो और लास्ट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एमएसपी दिया गया फार्मर्स को कि फार्मर आप लोग कोशिश कर लो अपने प्रोडक्ट को इतने प्राइस का बेचने का, नहीं बिकता तो इतने प्राइस पे गवर्नमेंट ही आपसे ले लेगी और मेंटेन कर लेगी बफर स्टॉक। सेकंड था मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मेंटेन कर लेगी। और थर्ड था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट आप लोगों से लेकर पब्लिक को कम रेट पर, जिसके पास राशन कार्ड्स होंगे उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगी। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स। These shops provide essential commodities like wheat, rice, kerosene, etc। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में तीन प्रॉब्लम्स बताई और तीन प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करने के लिए चार मेजर्स बताए। इसमें रेगुलेटेड मार्केट मेजर आया मेरे पास, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मेजर आया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेजर आया सबसे अच्छा, और डिफरेंशियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आए। डिफरेंशियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी तीन चीजें ली गई स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बोला एमएसपी, पीडीएस एंड देन बफर स्टॉक। ये मेरी दो प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड। पहले थी रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम नहीं, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। पहले थी रूरल क्रेडिट, सेकंड थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। अगर अब भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इंप्रूव नहीं हो पाता, इतने चार मेजर लेने के बाद भी अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इंप्रूव नहीं हो पाता, तो एक काम करते हैं, फार्मर को बोलते हैं कि अपने खुद का मार्केट ओपन कर लो, जिसको बोलते हैं फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। जैसे कि अपनी मंडी, ये नाम आ जाता है बच्चे आपके एग्जाम में, अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हदसपर मंडी इन पुणे, रिदू बाजार इन आंध्र प्रदेश एंड ओजावर सैंडीज इन तमिलनाडु। ये चारों के नाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट कहते हैं कि गवर्नमेंट के वो चार स्टेप्स लेने के बाद भी नहीं हो पाए इंप्रूव, तो ये कर लेना। नहीं तो फार्मर्स को बोला अलायंस कर ले, अलायंस कर ले विद बिग एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो।
तो दो ऑल्टरनेटिव्स भी दिए गए हैं जी, कि गवर्नमेंट के चारों स्टेप्स होने के बाद भी अगर इंप्रूव नहीं हो पाता तो दो ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। एक है बच्चे फार्मर्स को बोलो अपनी मार्केट खुद ओपन कर ले, और सेकंड है अलायंस विद बिग एमएनसी दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिससे कि वेजिटेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, सॉइल के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। Organic farming is the form of agriculture that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost, and biological pest control. This method avoids the use of synthetic chemical fertilizer. Organic farming produces safe and healthy food without leaving any adverse impact on environment. Organic farming के benefits को नाल सर ये naturally produce होते हैं तो environment के ऊपर कोई effect नहीं आता। Sir, the produce of organic farming is pesticide free and is produced in an environmentally sustained way. Same बात को नाल सर। Crop diversity can easily seen in organic, मतलब आप diversification कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं आप लोग। इन कन्वेंशनल फार्मिंग मास प्रोडक्शन ऑफ वन क्रॉप, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसमें सिर्फ एक ही चीज की प्रोडक्शन होती है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मल्टीपल क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड फीड्स न्यूट्रिएंट्स टू दी feed the plant. Organic farming improves the health of people, ठीक है। Using fertilizer and pesticides ground is polluted, but organic farming replace without organic fertilizer, hence it helps to prevent the water pollution. Problems क्या है सर ऑर्गेनिक फार्मिंग की? बेनिफिट सबको पता है। पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ अवेयरनेस, काफी सारे लोगों को, काफी सारे फार्मर्स को अभी भी नहीं पता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, लोगों को भी नहीं पता कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनको यूज करने का बेनिफिट क्या होता है। सेकंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, जो कि अभी भी काफी सारे फार्मर्स के पास नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज हाउस चाहिए, जो कि काफी सारे फार्मर्स के पास नहीं है। हाई इनपुट कॉस्ट, टाइम लगता है भाई, टाइम से बड़ी कॉस्ट कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो क्या बोल रहे हैं, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। They will local or own farm renewable or resources and carry on the agriculture practices in an ecologically friendly environment. However, now the cost of organic input are higher than those of wind. बच्चे प्रोड्यूस में तो स्मॉल अमाउंट में होता है, और जहाँ प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट में होता है और इतना टाइम लग रहा है, इतनी इरिगेशन फैसिलिटी लग रही है, तो वो समझो कॉस्ट वही सबसे ज्यादा है जी। लो आउटपुट, इतना प्रोड्यूस हो सकता है, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस की जाता है, वो हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। शॉर्टर फूड लाइफ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग पेरिशेबल और जल्दी होते हैं। अब पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स तो है नहीं जो एक लंबे समय तक चलते रहेगा, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी शॉर्टर होती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर की भाई, अगर फार्मर्स के पास अभी भी कुछ इंप्रूव नहीं हो पा रहा, मतलब रूरल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर भी ध्यान दे दिया हम लोगों ने, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर भी ध्यान दे दिया, तो अब क्या करें? तो फार्मर को बोलो डाइवर्सिफिकेशन करें। There are two types of diversification, students. That is crop diversification and productive activity diversification. Crop diversification and productive activity diversification. Crop diversification का मतलब होता है single cropping to the multiple cropping. Single cropping to the multiple cropping. और productive activity diversification का मतलब होता है farm activity to the non-farm activity, students. ये दो तरह की diversification होती है। अब single to multiple cropping तो आपको समझ आ गई होगी। फार्म एक्टिविटी से नॉन फार्म एक्टिविटी आज के टाइम पर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। नॉन फार्म एक्टिविटी लाइक एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरिंग, आईटी, ये 5 तरह के मेरे पास नॉन फार्म एक्टिविटीज आती हैं स्टूडेंट्स। क्यों करते हैं बच्चे डाइवर्सिफिकेशन? अपने एक्टिविटीज को, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई क्यों करना है स्टूडेंट्स हमने? इट हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर एंड इट इंश्योर दैट फार्मर डू नॉट लूज ऑल देयर resources if the weather does not favor the crop production. आप एक ही जगह अपने सारे रिसोर्स लगा देंगे, आपके पास एक से ज्यादा काम होगा, ठीक है, एक जगह लॉस हो गया, दूसरी जगह कवर हो जाएगा, इसकी डाइवर्सिफिकेशन करी जाती है। Since multiple crops can be harvested from a small field, production increases many times, which ensures an increase in the income of the farmers. अगर सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग जा रहे हैं तो आपकी इनकम और बढ़ेगी। The agriculture sector is already crowded in India. Therefore, it provides opportunities for additional employment in the rural एरियाज बच्चों। तो एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी क्राउडेड है, तो फार्म एक्टिविटीज, अगर नॉन फार्म एक्टिविटीज में जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगी। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाइज इन द फैक्ट दैट
It effectively increases soil fertility and controls pest insecticides. So non-farm activities कुणाल सर है क्या? आपने कहा सर farm activities है. सर फार्म एक्टिविटीज से हम लोगों ने शिफ्ट होना है कुणाल सर नॉन फार्म एक्टिविटीज पर. तो कुणाल सर ये नॉन फार्म एक्टिविटीज होती कौन कौन सी है? सबसे पहले नॉन फार्म एक्टिविटीज है मेरे पास फिशरीज कुणाल सर. सेकंड नॉन फार्म एक्टिविटीज है कुणाल सर हॉर्टिकल्चर. थर्ड है मेरे पास आईटी. फोर्थ है एनिमल हस्बेंड्री और फिफ्थ है डेयरी. सबसे पहले आ गया सर एनिमल हस्बेंड्री. रेयरिंग केयरिंग, हाँ जी, रेयरिंग केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, उसको सर एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है. ओवर 70 मिलियन रूरल फार्मर्स गॉट एम्प्लॉयमेंट in the animal husbandry. Livestock is also used by farmers as an important support in agriculture for transport and for carrying agriculture input. नॉन फार्म सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल्स सच एज काउज आर यूज्ड इन फील्ड्स फॉर कन्वेंशनल प्लगिंग मेथड. पोल्ट्री हैज द लार्जेस्ट शेयर. हमारी इंडिया के अंदर नॉन फार्म सेक्टर के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग सबसे लार्जेस्ट शेयर है. Livestock production provides increased stability of income, food security, transportation, fuel. तो ये सब बेनिफिट्स दिए हुए हैं आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री के लिए. सेकंड हमारे पास आता है बच्चे डेयरिंग. डेयरिंग में आप लोगों को अच्छा पता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दैट मींस मिल्क से रिलेटेड. इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ्रॉम इट. ऑपरेशन फ्लड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं. स्टार्टेड बाय एनडीडीबी इन 1970 अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था. ऑल फार्मर्स पूल देयर प्रोड्यूस मिल्क according to different grades and same is processed and marketed to the urban areas through the cooperatives. The farmers are assured of fair price and income. After successful implementation of Operation Flood by Gujarat, India ranks first in the world in the milk production. तो सेकंड मेरे पास आता है डेयरी, ये रहा आपका डेयरी का कुछ. थर्ड मेरे पास आता है बच्चे फिशरीज. फिशरीज बच्चे हमारी कंट्री की जीडीपी का 1% जीडीपी सिर्फ फिशरीज से आती है. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द बर्डन ऑन लैंड हैज इंक्रीज. देयरफॉर फिशरीज हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी. केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया वेयर फिशरीज आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज. नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास हॉर्टिकल्चर. हमारी कंट्री की 6% जीडीपी, बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स. हमारी कंट्री की 6% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर से आती है स्टूडेंट्स. इट रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. Over the time, there has been a substantial increase in the area under these crops. These crops play a vital role in providing food and nutrition, besides creating employment opportunities. The economic condition of many farmers engaged in horticulture has improved. Presently, India is the second largest producer of fruits and vegetables, horticulture in the world. The country is emerging as a leading producer of mangoes, banana, coconut. Horticulture students. To enhance the role of horticulture, greater investment कर रही है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और मार्केटिंग लिंक के जाते हैं. हॉर्टिकल्चर का ही अंदर ही आता है बच्चा आप लोगों के गोल्डन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन. गोल्डन रेवोल्यूशन 91 जब आपको एलपीजी आया था तब शुरू हुआ था. 91 से लेकर 2003 तक का पीरियड है, जिसके अंदर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ honey and horticulture is an important agriculture revolution of the country. Second, yellow revolution, it was launched during 1986 and 87 to increase the production of edible oil. Yellow revolution, golden revolution, honey, yellow revolution, oil, especially mustard and sesame seeds in order to achieve the self-reliance students. IT, last मेरे पास non-farm sector, it refers to the branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunication to retrieve, store and transmit. Data को retrieve रखने के लिए, store करने के लिए और transmit करने के लिए IT. Through the appropriate information, अगर अच्छी information होगी IT के through, software tools के through, तो government has been able to predict, government area predict कर लेगी पहले से ही जहाँ पे food insecurity आ सकती है, तो government वहाँ पे फिर कुछ steps ले लेगी कि वहाँ पे problems ना हो जी. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मेरे पास. बैंक्स नेशनलाइज कब हुए थे? 1969 में. 6 बैंक्स और नेशनलाइज कब हुए? 1980 के अंदर. ऑपरेशन फ्लड कब आया था? 1970 में. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड कब आया था? 1982 में. ईयर बहुत गोल्डन रेवोल्यूशन
91 से लेकर 2003 तक। सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 14 में बचे। तनवा 1980 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं माइक्रो कैन फ्रेंड्स को। येलो रेवोल्यूशन मस्टर्ड ऑयल याद रखना जी। लार्जेस्ट शेयर इन एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री फार्मिंग जी। सो ये मेरे पास स्टूडेंट एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। बड़ा चैप्टर है, क्विक वे में आप लोगों को रिवीजन के लिए कवर की है। फॉर फर्दर नोट्स यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल दैट इज कुणाल सदाना क्लासेस। थैंक यू सो मच।